आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 4 में जो आपका केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल और लुब्रिकेंट है, ठीक है, जो आपके यूनिट 4 में केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल और लुब्रिकेंट है उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। इसका पहला लेक्चर है ये। इसमें हम लोग बात करेंगे फ्यूल क्या होता है, केमिकल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल को जो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं सोर्स या अकॉर्डिंग टू स्टेट, इसके आधार पर इसमें हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले फ्यूल क्या होता है। तो चलिए कह रहा है कि ए फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज एनी कंबसिबल सब्सटेंस विच ड्यूरिंग कंबस्शन गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियली और डोमेस्टिकली यूजफुल हीट। कह रहा है कि फ्यूल को जो डिफाइंड किया गया है कि फ्यूल एक ऐसा कंबसेबल सब्सटेंस होता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, कंबसेबल जो जलने वाला सब्सटेंस होता है। फ्यूल एक ऐसा कंबसेबल सब्सटेंस होता है जो कि कंबस्चन के दौरान, ड्यूरिंग कंबस्चन मतलब जो जलने के दौरान, ड्यूरिंग कंबस्चन गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियली और डोमेस्टिकली यूजफुल हीट। चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस से या डोमेस्टिक पर्पस से यूज हो रहा हो तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, तो वैसे कंबसेबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर देखते हैं वैसा कंबसेबल सब्सटेंस जो कंबस्चन के दौरान क्या करे, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट करे, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हीट हो चाहे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हीट हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे कंबसेबल सब्सटेंस को फ्यूल कहेंगे। कोई दिक्कत? तो फ्यूल किसको कहेंगे? तो वैसे कंबसेबल सब्सटेंस जो कंबस्चन के दौरान लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, तो वैसे कंबसेबल सब्सटेंस को क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे। या इसको दूसरे वर्ड में हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं कि फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच अंडरगो कंबस्चन in the presence of air produce large amount of heat that can be useful economically for domestic and industrial purpose। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंबस्चन के दौरान, जब उसको एयर के प्रेजेंस में उसका कंबस्चन कराया जाता है तो लार्ज अमाउंट में यहाँ भी हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमिकली, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो। तो दोनों में से किसी एक प्रकार से आप डिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी वही बात कह रहा है कि फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस। फ्यूल को जो डिफाइंड किया गया है कि वैसा सब्सटेंस जो कि अंडरगो, ठीक है, कंबस्चन में लाया जाता है तो प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब कंबस्चन कराया जाता है, कि फिर से देखते हैं कि वैसे सब्सटेंस जिसको एयर के प्रेजेंस में कंबस्चन कराया जाता है तो लार्ज अमाउंट में यूजफुल हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्यूल क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे केमिकल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे केमिकल फ्यूल। तो देखिए केमिकल फ्यूल क्या होता है कि वैसा फ्यूल जिसमें लार्ज अमाउंट में उसका कंस्टिट्यूएंट जो हो वो कार्बन हो तो उसको केमिकल फ्यूल कहते हैं। एक लाइन में फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है केमिकल फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज एनी कंबसिबल सब्सटेंस, ठीक है, वैसे कोई भी कंबसिबल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, जो भी कह सकते हैं सब्सटेंस है, यदि उस सब्सटेंस का मेन कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं कि यदि कार्बन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? केमिकल फ्यूल कहा जाएगा। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि केमिकल फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज एनी कंबसिबल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, विच ड्यूरिंग कंबस्चन और जलने के दौरान गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियली और डोमेस्टिकली यूजफुल हीट, ठीक है। तो वैसे कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस या वैसे कंबसिबल सब्सटेंस जो कंटेन करते हो कार्बन, ठीक है, ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट, उसके कंस्टिट्यूएंट का यदि मेन कंस्टिट्यूएंट यदि कार्बन है, ठीक है,
तो और वह यदि वह जलने के दौरान लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में यूजफुल हीट प्रोड्यूस करे, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उसी को क्या कहा जाएगा, केमिकल फ्यूल कहा जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल का क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो बेसिस पे किया गया है। पहला बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। चलिए इसमें बात करेंगे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, उसके प्राप्ति के आधार पर। तो उसके प्राप्ति के आधार पर फ्यूल को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, या नेचुरल या आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी फ्यूल और नेचुरल फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जो कि डायरेक्ट नेचर से प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, नेचुरल फ्यूल, या क्या कहेंगे, प्राइमरी फ्यूल। वही बात लिखा होगा, डाइट फ्यूल विच आर डायरेक्टली फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, या नेचुरल फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जिसको डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहेंगे, नेचुरल फ्यूल या प्राइमरी फ्यूल, ठीक है। जैसे आपका वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब किस में आ गया, प्राइमरी फ्यूल में। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सेकेंडरी फ्यूल या आर्टिफिशियल फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जिसको कि प्राइमरी फ्यूल को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, या कह सकते हैं वैसे फ्यूल जो कि आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है उसको सेकेंडरी या आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी फ्यूल, तो या इसी को आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। तो देखिए वैसे फ्यूल डाइट फ्यूल विच आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल आर कॉल्ड सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जिसको कि प्रिपेयर्ड किया जाता है, बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है, कृत्रिम तरीका से, किसको, प्राइमरी फ्यूल को। जब प्राइमरी फ्यूल को कृत्रिम तरीका से बनाया जाता है तो वैसे फ्यूल को क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी या आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। फिर से, वैसे प्राइमरी फ्यूल जिसको कि कृत्रिम विधि से बनाया जाता है तो वैसे फ्यूल को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी या आर्टिफिशियल फ्यूल कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपके कोक हो गए, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, सीएनजी हो गया, ईटीसी। ये सब जो फ्यूल हैं ये प्राइमरी फ्यूल को ही मॉडिफाई करके बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, प्राप्ति के आधार पर फ्यूल को दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था आपका, प्राइमरी या नेचुरल, दूसरा क्या था, सेकेंडरी या आर्टिफिशियल। अब हम लोग इसका जो दूसरा तरीका है, इसको जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे मेथड में जिसमें कि इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग। तो स्टेट के अकॉर्डिंग पहला आपका सॉलिड फ्यूल हो गया। तो जो सॉलिड स्टेट में, जो फ्यूल सॉलिड स्टेट में रहेगा उसको सॉलिड फ्यूल कहेंगे। तो सॉलिड को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले सॉलिड क्लियर है, तो वैसे फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में होंगे उसको क्या कहेंगे, सॉलिड फ्यूल कहेंगे। तो सॉलिड में भी प्राइमरी सेकेंडरी होगा, जैसे वुड हो गया, पीट हो गया, कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब सॉलिड फ्यूल का प्राइमरी स्टेट हो गया। उसके बाद सेकेंडरी में फिर हो गया सेमी कोक हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईटीसी। ये सब क्या हो गया आपका सॉलिड का सेकेंडरी फ्यूल हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिर दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग। तो स्टेट के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो अब बात करेंगे हम लोग लिक्विड फ्यूल के बारे में। तो देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल क्या होता है। तो देखिए, तो वैसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में होंगे, डाइट फ्यूल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या कह सकते हैं डाइट फ्यूल विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ऐसे भी कुछ हम लोग कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो वैसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में होंगे उसको क्या कहेंगे, लिक्विड फ्यूल कहेंगे। तो जैसे आपका लिक्विड में भी इसका कैटेगरी होगा प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए लिक्विड का प्राइमरी क्या हो गया, क्रूड ऑयल हो गया जिसको कच्चा तेल कहते हैं, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हो गया, लिक्विड का प्राइमरी हो गया। लिक्विड का सेकेंडरी देखते हैं, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कोलतार हो गया, ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो वैसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में होंगे उसको क्या कहेंगे, लिक्विड फ्यूल कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग गैसियस फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जो गैसियस स्टेट में होंगे उसको क्या कहेंगे, गैसियस फ्यूल कहेंगे। तो गैसियस भी प्राइमरी और सेकेंडरी में अवेलेबल होगा। तो गैसियस का प्राइमरी क्या हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। चलिए इसके सेकेंडरी को देखते हैं। सेकेंडरी में हो गया कोल गैस, कोक, ओवन गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, एलपीजी, ईटीसी, ये सब
सब क्या हो गए, गैसियस फ्यूल हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो चलिए यहाँ पे फ्यूल को हम लोग देखें कि 2 स्टेज में इसको बांटा गया है, कह सकते हैं 2 कैटेगरी में रखा गया। पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, प्राप्ति के आधार पर, और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का फ्यूल होता था। तो पहला आपका हो गया नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल, और दूसरा क्या देखे थे हम लोग, सेकेंडरी या आर्टिफिशियल फ्यूल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूल 3 प्रकार का देखे हम लोग, क्या क्या, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो वैसे फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में होंगे सॉलिड फ्यूल, जो वैसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में होंगे लिक्विड फ्यूल, और वैसे फ्यूल जो गैसियस स्टेट में होंगे गैसियस फ्यूल। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल, कि सॉलिड फ्यूल का क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड फ्यूल का क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज होता है इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्टेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी वे में किया जा सकता है। यही लिक्विड और गैस को अगर यदि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़े तो उसके लिए स्पेशल कह सकते हैं प्रकार का टैंक की आवश्यकता होगी, रिस्क ज़्यादा है ले जाने में। लेकिन जो भी कह सकते हैं सॉलिड फ्यूल है, इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ईजी होता है, यानी कि कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इजी होता है। सॉलिड फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इजी होता है। इट कैन बी स्टोर्ड कन्वेंटली, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड होगा, एंड इट हैज़ नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। यानी कि देखिए इसको इजी वे में यानी कन्वेंटली यानी इजी वे में इसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से सफलतापूर्वक इसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन और इसमें क्या है कि इट हैज़ नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन का कोई रिस्क नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। इसको स्टोर करने में कोई खतरा नहीं होता है और आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है। वही बात यहाँ कर रहा है, इट कैन बी स्टोर्ड कन्वेंटली एंड इट हैज़ नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन का भी कोई रिस्क नहीं होता है और इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। अगला एडवांटेज देखिए क्या है कि सॉलिड फ्यूल हैव लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। सॉलिड फ्यूल का प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है लेस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस फ्यूल। उसके बाद दे पोजेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट का अर्थ समझिए बीच का, नहीं एकाएक जल जाएगा नहीं उतना धीरे से जलता है। ठीक है, मॉडरेट का अर्थ होता है कि बीच का, मतलब ना ही एकाएक पूरा जल गया तो पेट्रोल के तरह पेट्रोल में आग लगाइए पूरा तुरंत एकाएक जल जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि इट पोजेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मतलब ना ही तुरंत जल जाएगा ना ही लेट से जलेगा, ऐसा नहीं है, बीच का होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है। उसके बाद देयर हैंडलिंग ईजी, इसका हैंडलिंग करना ईजी होता है। ठीक है, इसका हैंडलिंग क्या होता है, ईजी होता है और कोई रिस्क नहीं होता है। चलिए अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल। चलिए अब बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल। कह रहा है कि दे ऑक्यूपाई लार्ज स्टोरेज स्पेस, यह जो होता है लार्ज स्टोरेज स्पेस को गेन करता है। अब देखिए इसको रखने के लिए क्या चाहिए आपको, लार्ज स्टोरेज स्पेस चाहिए, लेकिन वही गैसियस फ्यूल है कम स्टोरेज में हो जाएगा, वही लिक्विड फ्यूल है कम स्टोरेज में हो जाएगा। लेकिन आपका जो भी सॉलिड फ्यूल है उसके लिए स्टोरेज क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज नॉट क्लीन, और जब यह जलता है तो क्लीन नहीं जलता है। जिस प्रकार लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल एकदम पूरा क्लीन जल जाता है, लेकिन लकड़ी वगैरह में क्या होता है पूरा क्लीन जलता है, नहीं जलता है। तो कह सकते हैं सॉलिड फ्यूल का जो बर्निंग होता है क्लीन नहीं होता है। दूसरा कह सकते हैं इट रिक्वायर्स लार्ज लेबर इनपुट, इसमें लार्ज लेबर इनपुट की आवश्यकता होती है। सही बात है, इसमें लेबर इनपुट की आवश्यकता क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉलिड फ्यूल में। उसके बाद कह रहा है कि दे फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ एश हुज डिस्पोजल इज़ बिग प्रॉब्लम। कह रहा है कि जब इसका सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है या सॉलिड फ्यूल का कंबस्शन कराया जाता है तो उस केस में लार्ज अमाउंट में एस का अर्थ होता है राख, लार्ज अमाउंट में राख प्रोड्यूस होता है जिसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, सही बात है, ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जब भी सॉलिड फ्यूल का बर्निंग कराया जाएगा, जब भी सॉलिड फ्यूल को जलाया जाएगा, ठीक है, तो उस समय एस प्रोड्यूस होगा, उस एस का डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि दे हैव लो थर्मल इफिशियंसी, और सॉलिड फ्यूल का ध्यान रखिएगा थर्मल इफिशियंसी जो होता है बहुत कम होता है।
थर्मल इफिशियंसी सबसे कम किसका होता है, तो सॉलिड का होता है। तो यहाँ से हम लोग फिर बाद में देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम किसका होगा, सॉलिड फ्यूल का। तो थर्मल इफिशियंसी किसका कम होता है, सॉलिड फ्यूल का थर्मल इफिशियंसी बहुत कम होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।